तो स्वागत है आप सभी लोगों का साइमन क्लास के इस प्यारे से चैनल के ऊपर, जहां पर हम और आप मिलकर डाटा एंट्री का आज फॉर्मूला फंक्शन एंड चार्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर का जो ऑल ओवर अगर मैं आपको व्यू दूं तो हमें इस चैप्टर के अंदर एमएस एक्सेल पे वर्क करना है। एमएस एक्सेल आपको बोलूं तो एक हमारा कंप्यूटर के अंदर एक एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर हम काफी सारे डाटा को मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं, डाटा के साथ फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, डाटा का हम चार्ट बना सकते हैं। अभी हम सारी चीजें करके देखेंगे, आपको डैशबोर्ड पे सारी चीजें दिखेंगी। तो एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है? इस चैप्टर के अंदर देखो बाबू, आप और मैं हैं, हम सब जानते हैं। आपको पहले टाइम के मुंशी जी याद है? आपने पुराने शोले मूवी में देखा होगा, वो मुंशी लोग रहा करते थे जो सारा डाटा लेखा भैया सब रखते थे। या फिर आज भी आपको पता होगा कि जो स्कूल के अंदर वो होता है, रजिस्टर होता है जिसमें बच्चों के नाम और प्रेजेंट एब्सेंट लगती है। लेकिन अब डिजिटल रजिस्टर आ चुके हैं, बच्चों की प्रेजेंट एब्सेंट अब ऑनलाइन लगनी शुरू हो चुकी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो क्या होता था ना कि जब पहले के टाइम पे जब एमएस एक्सेल वगैरह ये कंप्यूटर का ये सारी चीजें खोजनी हुई थी तो मुंशी साहब जी की खोज हो गई। तो उन्होंने क्या किया, वो सारा डाटा लेखा भैया जितना भी सारा रहता था, प्लस माइनस कैलकुलेशन, कितना भी बड़ा डाटा हो, कुछ भी हो, सारा का सारा एक अकेले मुंशी जी बैठ के सारा कैलकुलेट किया करते थे। ऑल दो ये बहुत ज्यादा बर्डन का काम है, क्योंकि मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है और 20 वर्कर काम कर रहे हैं और सबकी अगर मैं सैलरी स्लिप सबका अगर निकालने बैठूं, सबका ऑल ओवर की, मान लो किसी ने 5 दिन छुट्टी कर ली तो उसका फिर वो कट करना पड़ेगा। तो मान लो 200 वर्कर में से कितने वर्करों ने कितने दिन छुट्टी करी है, इतना डाटा मैं पगला जाऊंगा ये करते करते। कहां से दिमाग आएगा मेरे पास? किसका एक बार रजिस्टर खोल के चेक करो, इसने एक दिन छुट्टी करी है तो इसकी सैलरी स्लिप में से इतने रुपए कटेंगे। तो ये कितना ज्यादा, समझ रहे हो आप, पागल होने वाला काम है। 150 करोड़ की आबादी के अंदर आप सोचो, अगर हमारे पास आज एमएस एक्सेल नहीं होता तो आज का जीवन कितना ज्यादा टफ होता। तो एमएस एक्सेल के अंदर फॉर्मूला फंक्शन के जरिए हम अपनी चीजों को आसान करते हैं। कंप्यूटर कोई टफ चीज नहीं है, कंप्यूटर तो बनाया ही है कि आपको और ज्यादा इजी, मतलब आपका जो काम है वो काफी ज्यादा इजी हो जाए। तो इसके अंदर हम काफी सारे फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। जैसे कि अभी मैं स्टार्ट यहां से करते हैं। ये रहा, देखिए आपके चैप्टर का नाम है फॉर्मूला फंक्शन एंड चार्ट। अब पहली बात है, इसमें लिखा है फॉर्मूला, उसके बाद इसमें लिखा है फंक्शन, उसके बाद इसमें लिखा है चार्ट। सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करेंगे। देखिए, मान लीजिए कि किसी बच्चे के नहीं, मान लीजिए यहाँ पर 99 लिखा हुआ है और इसके बगल में मान लो 45 लिखा हुआ है। तो मान लो कि मुझे इन दोनों को कैलकुलेट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? ठीक है, मान लो कि 2 नंबर है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 2 और इसके बगल में मैंने लिखा 4, तो मैंने 2 और 4 लिखा। तो इसको तो इजीली आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 4 8। लेकिन वहीं अगर ऐसे नंबर मिल गए आपको 99 और 45, तब आप क्या करोगे? तो उस कंडीशन के लिए एक्सेल के अंदर काफी सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, बहुत सारी चीजें अभी आपको करके दिखाऊंगा सारे फॉर्मूले कैसे करेंगे। तो काफी सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, आपको सारे फॉर्मूले याद नहीं करने, जो मैं यहाँ बताऊंगा वही याद करना है। फॉर्मूले वैसे भी पेपर में आपसे नहीं पूछेगा। तो फॉर्मूले कैसे होते हैं? देखिए, सबसे पहले फॉर्मूले में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। फॉर्मूला, ध्यान दो, फॉर्मूले में जो पहली चीज क्या है? पहली चीज है कि ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल। ऑलवेज स्टार्ट विथ इक्वल। ये हमेशा इक्वल से स्टार्ट होगा। आपका फॉर्मूला हमेशा इस खोपड़े में अंदर घुसाओ, फॉर्मूला लिखते समय हम लोग इक्वल टू से ही स्टार्ट करेंगे। जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लिखो या कोई भी फंक्शन लिखेंगे तो स्टार्ट इक्वल से होगा। ठीक है जी, पहला तो हमने ये कर लिया। उसके बाद तो ठीक है, हमने इक्वल से स्टार्ट कर लिया। अब क्या करें? अब आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है बता दो, एक मिनट लिख लो। मैथमेटिकल ऑपरेटर, ओके। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर किसी को नहीं कहते, ये इंग्लिश में ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ग्रेटर देन लेस देन, इन्हीं सब चीजों को कहते हैं। साइड में यहाँ पे डाल भी देता हूं मैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अरे 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 हाँ, अरे हाँ, ब्रैकेट ये आपका कहाँ गया? प्लस कॉमा माइनस कॉमा मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर कॉमा ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन, इस तरीके की चीजें होती हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर का मतलब आपका प्लस माइनस डिवाइड, इनके साइंस जो होते हैं ना, जो मैथमेटिकल साइंस होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? हमारी वही सारी चीजें मैथमेटिकल ऑपरेटर कहती हैं। तो सबसे पहले हम इक्वल से स्टार्ट करेंगे अपने फॉर्मूले को लिखना, उसके बाद हम उसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। और तीसरा क्या है?
तीसरे में हमें ध्यान देना है कि हमें जब भी हम फॉर्मूला लिखेंगे, अभी आप 2 मिनट सुन लो, उसके बाद मैं अभी आपको प्रैक्टिकल यहाँ करके दिखाने वाला हूँ कि इन्हीं सारी चीजों का यूज मैं यहाँ करूंगा अभी। तो जब भी हम पहला स्टेप क्या हो गया, हमें इक्वल से स्टार्ट करना है। दूसरा में क्या ध्यान देना है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। तीसरा हमें रेंज एंड नेम ऑफ द सेल, हमें रेंज तय करनी होगी सेल्स की। देखिए सबसे पहले तो ये जो सामने आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है ना, ये डब्बे डब्बे कॉलम, ये पूरा का पूरा जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इसको हम वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। और इस वर्कशीट के अंदर आपको ये जो डब्बे डब्बे माचिस के डब्बे दिखाई दे रहे हैं, मतलब माचिस के डब्बे नहीं है, मतलब जो भी रेक्टेंगल शेप के हैं, ये सारे सेल्स हैं। ये सारे के सारे जो सेल हैं, ये सारे सेल को सेल कहते हैं, मतलब हाँ सॉरी सेल ही कहते हैं। ये सारे डब्बे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये पूरा जो है ये वर्कशीट है। मैं भी जब भी बार बार वर्कशीट बोलूंगा तो कंफ्यूज मत होना, ये पूरा वर्कशीट है। और ये जो डब्बे डब्बे हैं, ये हमारे सेल्स कहते हैं। तो रेंज एंड नेम ऑफ द सेल, हमें या तो सेल का नेम देना पड़ेगा, जैसे इस सेल का नेम क्या है, ये जो 99 लिखा है, तो सेल का नेम हाँ हमेशा होता है, यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ABCD लिखा हुआ है, ABCDEFGH ऐसे करके पूरा W और भी आगे तक है, ये Z तक है पूरा। तो जब भी आपको कोई सेल का नाम बताना होगा, तो सबसे पहले तो वो किस अल्फाबेट पे आ रहा है, B पे आ रहा है। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ लिखा है B, और किस नंबर पे आ रहा है, 11 पे। तो इस सेल का नाम हो गया B11। अगर मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये किस अल्फाबेट के आगे आ रहा है, D के, और कौन से नंबर के आगे, 8 के, तो इसका नाम हो गया D8। तो सेल का नाम कैसे रिप्रेजेंट करना है वो ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये क्लिक, इसके ऊपर जाइए, देखो ये E पे आ रहा है, E अल्फाबेट, और ये नंबर किस पे आ रहा है, 13 पे, तो इसका नाम हो गया E13। ओके, तो इस तरीके से आप सेल का नाम भी दे सकते हो। तो रेंज एंड नेम ऑफ द सेल, तो सेल का नाम हम यहाँ दे सकते हैं। और चौथा, फोर्थ की बात करें तो रेंज मान लीजिए हमने दे दिया। अब ये तो हो गया हमारे फॉर्मूले की बात। फंक्शन क्या होते हैं, देखिए कभी कभी फॉर्मूले के अलावा हमें फंक्शंस भी यूज करने होते हैं, जैसे कि अभी हम करेंगे। एक चीज बस लिख देता हूं कि इन केस ऑफ फॉर्मूला वी हैव टू यूज ब्रैकेट क्या यूज करना है हमें, इन केस ऑफ फॉर्मूला वी हैव टू यूज ब्रैकेट। अगर फॉर्मूले के केस के अंदर हमें ब्रैकेट को यूज करना पड़ेगा जब हम फॉर्मूला लिखेंगे। आइए जरा जो चीजें मैंने यहाँ पर आपको लिखी है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा हम प्रैक्टिकल यहाँ पर करके देखेंगे। सबसे पहले बोला है फॉर्मूला लिखना है, जैसे कि आपको 99 और 45 को प्लस करना है। जनरली अगर मुझे नॉर्मली ऐसे प्लस करना है तो मैं प्लस करके बोल दूंगा इसका 134 सम होगा, लेकिन फॉर्मूले से कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या बोला है, ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल। तो सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला लिखने से पहले आपको इक्वल क्लिक करना है, क्लिक कर दिया। उसके बाद बोला है कि मैथमेटिकल ऑपरेटर हमें यूज करना है, लेकिन सबसे पहले हमें किसके साथ करना है, 99 को। तो सबसे पहले मैं 99 पे क्लिक करूंगा, क्लिक हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसे प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, अब मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज होगा। सबसे पहले हमें इक्वल स्टार्ट करना है, फिर हमें सेल को चूज करना है जिस सेल को हमें प्लस माइनस करना है। तो मान लीजिए मैंने पहला सेल चूज किया, मुझे इसको प्लस करना है 45 के साथ, तो मैं अब प्लस लिखूंगा, लिख दिया मैंने प्लस। किसके साथ प्लस करना है, 45 के साथ, तो मैं 45 को क्लिक करूंगा, हो गया क्लिक। अब मैं एंटर दबाऊंगा, 144 आ गया। गॉट इट, समझ में आया? अच्छा मैंने 134 बोल दिया था क्या, हाँ, तो 144 आ गया। तो अच्छा, जैसे मैंने अभी गलती करी ना 134, ऐसी गलतियां ना हो सके इसीलिए इस फॉर्मूला फंक्शन को बनाया गया। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, इसे प्लस कर लिया। मान लो कि मुझे इसे मल्टीप्लाई करना होता, अगेन मैं यहाँ क्या डालूंगा, ऊपर जाते हैं, अगेन मैं यहाँ क्या डालूंगा, इक्वल डालूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, 99 को सिलेक्ट करूंगा, फिर मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा, फिर मैं इस दूसरे वाले सेल पे आऊंगा और फिर एंटर कर दूंगा, मल्टीप्लाई हो गया 4455। सिंपल, कोई दिक्कत? आइए 2 और 4 के साथ ऐसा करके देखते हैं। इक्वल टू 2 को सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस 4 को सेलेक्ट करेंगे, एंटर, 6 आ गया। 4 और 2 6 होते हैं, तो हमें पता ही है। बट मोरल हमें ये समझना है कि फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा, जैसे कि मान लीजिए पूछेगा फॉर्मूले का उद्देश्य बताइए कि फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है, या फॉर्मूला कैसे उपयोगी है एक्सेल के अंदर। तो फॉर्मूला बड़े बड़े डाटा का कैलकुलेशन इजी वे में करके दे देता है हमें। समझ में आ रहा है? जो फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला या फिर फंक्शन, दोनों के लिए फॉर्मूला या फंक्शन, ये हमें बड़े बड़े डाटाओं को बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही स्पीड में हमें क्या कर देता है वो, एक सेकेंड, हाँ,
तो बड़े बड़े डाटाओं को ये कैलकुलेट करके इजी दे सकता है। भाई कंप्यूटर का नाम ही है कैलकुलेटर, समझ में आ रहा है? कंप्यूट का मीनिंग ही होता है कैलकुलेट करना, तो कंप्यूटर को बनाया ही गया था मेन कैलकुलेट करने के लिए। वो अलग बात है कि तुम इस पे बहुत कुछ कर लेते हो बाबू, लेकिन हमें इस पे क्या करना है, हमें इस पे केवल कैलकुलेशन करनी है फिलहाल के लिए। ओके तो फंक्शन की, मैंने फंक्शन के लिए ही बोला था कि फंक्शन कैसे होगा। मान लीजिए कि मुझे अगेन इसे प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए फंक्शंस भी होता है हमारे पास। अभी तो ये फॉर्मूला हो गया कि इक्वल टू, पहले सेल को क्लिक किया, फिर मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस दबाया, और फिर दूसरे सेल को क्लिक किया, और फिर मैंने एंटर कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, ये प्लस होके आ गया। बट फंक्शन की बात करें, मान लीजिए मुझे इसे अगेन प्लस करना है। अब देखना आंसर 4455 ही है, सॉरी मल्टीप्लाई किया है ना मैंने यहाँ पर, तो आंसर मेरा 4455 ही आएगा। लेकिन अब कैसे आएगा वो ध्यान देना आप। मान लो क्या लो, इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ठीक है, सम प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट करना है, ब्रैकेट ओपन। अच्छा मैं जब भी, याद रखना फॉर्मूला फंक्शन में यही डिफरेंस होता है, फंक्शन के अंदर ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूले में मैंने अभी कोई ब्रैकेट यूज नहीं किया था। तो फंक्शन लिखते टाइम अब मुझे एक ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ब्रैकेट ओपन के बाद मेरे को किन किन चीजों को मल्टीप्लाई करना है, वो पूरी रेंज सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। फंक्शन लिखते समय रेंज सेलेक्ट करी जाती है। मुझे 99 से लेके 45 तक मल्टीप्लाई करना है, मैंने कर दिया क्लिक, और उसके बाद मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, और मैंने कर दिया एंटर। दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा ये प्लस हो गया है, प्लस वाला फॉर्मूला था वो, ठीक है ना। तो जब भी हमें फंक्शन लिखना होगा, जब कभी भी हमें फंक्शन लिखना होगा, तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे, एक बात समझ जाना, ठीक है ना। यहाँ पर हमने अभी क्या यूज कर लिया है, वो सम वाला फॉर्मूला यूज किया है, जिसमें ऐड हो जाता है, प्रोडक्ट वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें क्या हो गया, सम हो गया। जैसे यहाँ 4 और 2 लिखा है, तो इसको 6, अगर 6 तो नॉर्मली हमने कैसे किया था, इक्वल टू सेल सेलेक्ट किया, मैथमेटिकल ऑपरेटर, फिर दूसरा सेल सेलेक्ट किया, और फिर हमने आंसर 6 निकाल दिया। लेकिन अगर फंक्शन से निकालना होगा तो किस तरीके से निकालेंगे, क्या करेंगे इसमें, इक्वल टू, फिर लिखेंगे सम, फिर लिखेंगे ब्रैकेट ओपन, फिर हम करेंगे 2 से 4 तक, फिर हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर, आ गया 6। समझे नहीं समझे? कहने का इतना बस मतलब है कि फॉर्मूला जब भी हम लिखते हैं तो फॉर्मूला के अंदर हम ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन रिक्वायर ब्रैकेट, फंक्शन लिखते समय हमें ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए मैंने आपके लिए एक डाटा तैयार किया है, उस डाटा पे आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं। ये रही हमारी शीट 1, इसमें देखिए आप ध्यान से, ये मैंने सीरियल नंबर लगाया 1 2 3 4 5 6, नेम सत्यम शिवम राधा रहीम काजल इकबाल, सबके सब क्लास 10th में। इनके मैथ, एसएसटी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इन सबके 5 सब्जेक्ट के मैंने नंबर लिए हैं, और ये मैंने फॉर्मूला से क्या कर दिया, इनको टोटल कर दिया। अभी इसको डिलीट कर दें, आपके साथ करेंगे, ठीक है। इनको डिलीट कर दें, डिलीट हो जाए भाई, हाँ ओके। तो मान लीजिए मुझे टोटल करना है, ये जो सत्यम है इसका क्या करना है, मैथ में 45 आए हैं, एसएसटी में 65 आए हैं, साइंस में 86 आए हैं, और हिंदी में 54 आए हैं, इंग्लिश में 67 आए हैं। अब मुझे इसे सबको प्लस करना होगा, ऑब्वियस ही बात है, मेरे को बहुत टाइम टेकन है, ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, पर टाइम टेकन है, बहुत ज्यादा मेरे को समय लगेगा। लेकिन अगर मुझे पता है फॉर्मूले के बारे में, तो मैं सीधा इक्वल क्लिक करूंगा, सम क्लिक करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, और अपने सेल की रेंज को सिलेक्ट करूंगा कि यहां से लेके यहां तक को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करना है इसलिए मैंने सम को क्लिक किया, और ब्रैकेट को क्लोज करना ना भूलें, और एंटर कर दो, मेरा टोटल आ गया, सिंपल। अच्छा सर, क्या मेरे क्लास में अगर 100 बच्चे होंगे तो मुझे 100 बच्चों के लिए फंक्शन यूज करना है? नहीं बाबू, फंक्शन 100 बच्चों के लिए यूज नहीं करना है आपको। अगर 100 को आपको ऐड करना है, जैसे मुझे अभी यहाँ जितने भी बच्चे नीचे हैं सबको मेरे को ऐड ही करना है, तो जो मैंने फंक्शन यहाँ लगाया है, आपको यहाँ जैसे ही आप इस सेल के साइड में आओगे ना, तो आपका जो आइकन है, जो आपका ये जो ये घूम रहा है पॉइंटर, ये पॉइंटर अभी प्लस बन जाएगा, देखो प्लस बन गया। इसको पकड़ के आपको नीचे खींच देना है, तो वो जो आपने फंक्शन उसके लिए अप्लाई किया है ना, पहले वाले सत्यम के लिए, वही फंक्शन बाकी सारे बच्चों में भी अप्लाई हो जाएगा। छोड़ते ही ये देखो सबका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। सिंपल। अब कितनी बवाल चीज है, आप खुद सोचो। देख रहे हो तुम, इसको एक झटके में इसने सबके सब ऐड कर दिए। इसको करने बैठोगे, लगा लो मेरे से रेस, लगा लो, आओ। इतना हवाई जहाज से तेज, रॉकेट की स्पीड से भी तेज जा रहा है। तो इसीलिए हमने फॉर्मूला और फंक्शन को इतनी ज्यादा वैल्यू दे रखी है एक्सेल के अंदर। ओके,
तो ये तो हो गया जी, डन हमारा। प्लस तो आपने सीख लिया होगा, माइनस भी सेम है। जैसे ये देखिए नीचे लिखा है मैंने 60 और 40, मुझे 60 में से 40 माइनस करना है। ऑल्दो ये आपको पता ही है 60 में से 40 माइनस करेंगे 20 आएगा, बट हम जस्ट जनरली समझने के लिए करते हैं। इक्वल टू 60 को माइनस करना है 40 में से, एंटर कर दो, 20 आ गया। समझे नहीं समझे? तो ऐसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो। ओके डन। आइए जरा परसेंटेज निकाल ले बाबू सभी के। फंक्शन से निकालेंगे इसका परसेंटेज। ध्यान से देखो, पहले वाले के कितने नंबर आए हैं? 45, 65, 86, 54, 67। ओके, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो इक्वल टू फंक्शन लिख रहा हूं, तो फंक्शन के लिए मुझे पहले कोई टेक्स्ट डालना पड़ेगा। तो एवरेज फंक्शन लिखते समय, जैसे मैंने प्लस करते समय सम यूज किया था, फंक्शन लिखते समय आपको इक्वल टू के बाद कोई टेक्स्ट यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो टेक्स्ट दिया रहेगा, आपको सीखना होगा। आप कंप्यूटर के जैसे कोर्सेज अगर करना चाहते हो तो कोर्सेज में आपको पूरा एक एक पूरा सारी चीजें सिखाई जाएंगी। जैसे यहाँ दिया भी है, देखो मैं एवरेज लिख भी रहा हूँ तो नीचे आ रहा है एवरेज ए, फिर एवरेज इफ एस लिखा हुआ है, फिर ऐसे करके काफी सारे होते हैं इसके अंदर। ठीक है ना? तो जैसे आप कोर्स वगैरह करोगे तो वहां आपको बताया जाएगा। तो ये एवरेज हम परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं। तो एवरेज किया, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब फंक्शन लिखने का रूल क्या है? इक्वल टू पहले, फिर कोई भी टेक्स्ट आएगा और टेक्स्ट के बाद ब्रैकेट ओपन होगा और फिर रेंज सेलेक्ट करी जाएगी। तो यहां से हमने ये रेंज को सेलेक्ट कर लिया और रेंज सेलेक्ट करके हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और इक्वल टू करते ही 63.4% आए हैं सर के। सत्यम मेरा ही नाम है, मतलब मेरा ऐसा परसेंटेज नहीं है भाई इतना। ठीक है, पर आ गए इसके अंदर 63.4। अगेन आपको बाकी सभी बच्चों के निकालने होंगे तो आप क्या माथा मारने जाओगे यहाँ सबके निकालने के लिए? सिंपली आपको, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला कॉपी करना है। तो सेल के कॉर्नर में, साइड के कॉर्नर में, मतलब नीचे बॉटम के राइट कॉर्नर में, सेल के बॉटम के राइट कॉर्नर में आपको क्लिक करना है और डबल क्लिक करके उसे दबा के नीचे लेके आना है और ये हमारा सबके परसेंटेज निकल के आ गए। शिवम के 59.6 आए हैं, राधा के 66 आए हैं, रहीम के 56.8 आए हैं, काजल के 55 आए हैं, इकबाल के 55.6 आए हैं। मान लो भाई मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सबसे ज्यादा किसके आए हैं? अभी तो आप 2 मिनट में बता दोगे कि सर 66। जो राधा है इसके सबसे ज्यादा आए हैं। लेकिन मान लीजिए कि मेरा बहुत बड़ा कॉलेज है और कॉलेज के सेकेंड ईयर के मेरे को टॉपर देखना है और सेकेंड ईयर के कम से कम बच्चे 2000 हैं मेरे पास। तो मैं 2000 में सबसे ज्यादा किसके आए हैं कैसे पता करूंगा? अगेन फॉर्मूला फंक्शन, यही हमारा सबका आंसर है। सिर्फ हमें फॉर्मूला यूज करना है। हम क्या करेंगे, मुझे निकालना है तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, इस सेल के अंदर मुझे निकालना है कि सबसे ज्यादा किसके आए हैं। तो मैं इक्वल टू क्लिक करूंगा, सिंपल। उसके बाद MAX मतलब मैक्सिमम, फिर ब्रैकेट को करेंगे हम लोग ओपन और उसके बाद हम सारे के सारे परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए। अब हमें रेंज सेलेक्ट करनी होगी तो हमें मैक्सिमम ढूंढना है। तो रेंज का मतलब क्या हो गया? इतने दूरी के अंदर, मान लो इतने दूरी के अंदर सबसे ज्यादा निकालना है तो इक्वल टू मैक्स और वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जितने दूरी के अंदर हमें चाहिए कि इतनी दूरी में कौन सा ज्यादा है। तो मैंने रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब रेंज सेलेक्ट करके हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और उसके बाद हम दबाएंगे एंटर। तो 66 आ गया ना। राधा का है भाई सबसे ज्यादा। वैसे ही मिनिमम का निकालना है, सेम एज इक्वल टू मिनिमम और ब्रैकेट ओपन, फिर से अगेन हम रेंज सेलेक्ट करेंगे और फिर हम करेंगे ब्रैकेट को क्लोज और दबा देंगे एंटर। सबसे कम आया भाई 55। कौन है ये 55 वाला? काजल। ये काजल बेटा पढ़ नहीं रही है, इसको ट्यूशन लगवाई। इसे बोलो ट्यूशन लगाइए, कमेंट करके बोलना सभी। चलिए, तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला और फंक्शन के बारे में जान लिया कि फॉर्मूला और फंक्शन हमें हेल्प करते हैं काफी ज्यादा। ओके 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 ओके। तो अब कई बार आपने देखा होगा कि हम जब कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं या डाटा हमने बनाया होता है तो उस डाटा का हमें कभी कभी चार्ट भी बनाना पड़ता है। पता है ना आपको? चार्ट समझते हो आप लोग? बार चार्ट होता है, आपने बचपन में किया ही होगा। जो ग्राफ मैम मंगाती थी ना, 10 रुपए की कॉपी आती थी पतली सी, है ना, तो उसके अंदर हम ग्राफ बनाया करते थे ऐसे करके, बिल्डिंग जैसी। तो उसे कोई हम चार्ट कहते हैं। तो हमारे पास चैप्टर का नाम ही क्या था? ये देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्मूला, फंक्शन एंड चार्ट। तो चार्ट्स के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। चार्ट्स क्या होते हैं? ध्यान दो, यहां पर मेरे पास क्या है? ये डाटा पड़ा हुआ है। चार्ट को बनाने का सबसे सिंपल प्रोसेस आपको यहां रिवील करने वाला हूं मैं। सबसे सिंपल, आपको केवल और केवल सबसे पहले, ध्यान से सुनेंगे एकदम, बिल्कुल कान एकदम पास लेके आओ मेरे। सबसे पहले एकदम इंसर्ट पे क्लिक करना है। कर लिया क्लिक जी? इंसर्ट पे क्लिक करते ही आपको यहां देखिए नीचे टेबल लिख रहा है। नहीं कर, टेबल का काम नहीं है।
इलस्ट्रेशन लिख रहा है, इसका भी काम नहीं है। चार्ट लिख रहा है, इसी का तो काम है सर, चार्ट ही तो बनाना था हमें, ठीक है ना। तो इस चार्ट के अंदर आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 चार्ट है, ठीक है। हमें 8 चार्ट के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ये रहा हमारा बार चार्ट। इसे बार चार्ट या फिर कॉलम चार्ट भी कहते हैं। अब ये क्या करता है, जब भी हमें चार्ट बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डाटा को सेलेक्ट, अरे गधा आ गया, हाँ, सबसे पहले अपने डाटा को हम सेलेक्ट कर लेंगे जी। कर लिया सेलेक्ट हमने, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, और ये हमारी बैटरी थोड़ी सी डाउन होने लगी है, ऐसा क्यों भाई, कोई बात नहीं। हमने अपने डाटा को ऐसे करके सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करने के बाद आपको चार्ट को क्लिक करना है, जैसे जो भी चार्ट चाहिए आपको। जैसे मुझे तो भाई बार चार्ट चाहिए, तो मैं बार चार्ट पे क्लिक करूंगा। और आपको जैसे भी 3D चाहिए, इस तरीके का चाहिए, 2D चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको, ऐसे क्लिक करेंगे और ये हमारा चार्ट खुल के आ गया। अब आप ध्यान से देखो, इसमें एक एक का आ गया है। सत्यम का 10th, शिवम 10th, राधा 10th, 4 रहीम 10th, काजल 10th, इकबाल 10th। इस तरीके से हमारे पास सभी का चार्ट बन के आ गया है। पहला वाला देखिए, मैथ का रिजल्ट दिखा रहा है। किसके मैथ का रिजल्ट दिखा रहा है, ये, अच्छा ये मैथ का सभी का दिखा रहा है, ठीक है ना। तो मैथ का ब्लू वाला कौन है, ब्लू वाला सत्यम है। तो सबसे कम मेरे ही आए हैं लग रहा है, हाँ मेरे ही आए बाबू, 45 सबसे कम नंबर है। इसलिए मेरे चार्ट के अंदर, मैथ वाले चार्ट के अंदर ब्लू वाला जो आइकन काफी छोटा है। सबसे ज्यादा मेरे आए हैं साइंस के अंदर, सभी से ज्यादा आए हैं। तो चार्ट जो होता है ना, एक तरीके से हमें ओवरव्यू दे देता है। मतलब चार्ट देख के ना आप पूरे के पूरी चीजों को एक झटके में समझ सकते हो। जैसे पाई चार्ट होते हैं, पाई चार्ट आपने देखा है। पाई चार्ट में क्या होता है, आपको बता देता है, जैसे कि मान लो पाई चार्ट देखते हैं। एक सेकंड, तू भाई जा, हो गया तेरा काम। हाँ, मान लीजिए मुझे पाई चार्ट बनाना है, तो मैंने यहाँ लिखा कि मेरे, इसको डिलीट करते हैं, डिलीट, हाँ, मान लीजिए ये 60 है और ये 40 है। अब मान लेते हैं कि क्या माने हम, हाँ हम मान लेते हैं कि मेरे 60 नंबर आ गए हैं। नहीं ये क्या माने, ये तो बकवास चीज हो गई, नंबर ही क्यों मानते हैं, कुछ और मानते हैं। मान लीजिए, हाँ मान लो कि 100 ml का मैं कोका कोला लेके आया, इसको कट कर देंगे हैं। मान लो 100 ml का मैं कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लेके आया, और सॉफ्ट ड्रिंक को मैंने मान लो 60 ml मैंने पिया और 40 ml मेरे दोस्त ने किसी ने पी लिया। तो इस चीज को अगर मान लो मुझे पाई चार्ट में, बड़ा ही बकवास एग्जांपल दे रहा हूं मुझे पता है, लेकिन आप समझो थोड़ा थोड़ा सिर्फ, कि पाई चार्ट को ना हमें कंपैरिजन करने के लिए होता है। जब हमें किसी भी चीज का किसी चीज के अंदर कितना योगदान है ये समझाना होता है, तो हम पाई चार्ट यूज करते हैं। तो जैसे मान लो मैं 60 और 40 को सिलेक्ट करूंगा, जो डाटा है पहले वो डाटा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, और इंसर्ट पे जाके ये रहा मेरा पाई चार्ट, मैं पाई चार्ट को क्लिक करूंगा और मुझे पाई चार्ट चाहिए, ये मैंने पाई चार्ट क्लिक कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए, ये पाई चार्ट के अंदर ये वाला एरिया मेरे को डिफाइन कर रहा है, ब्लू वाले को, ठीक है। ये देखो 1 दिखा रहा है ब्लू वाला, तो ये जो है किसको डिफाइन कर रहा है, 60, मेरे मतलब मैंने सबसे ज्यादा पिया है। तो पाई चार्ट देख के आपको एक झटके में ना एक ओवरव्यू आ जाता है। तो चार्ट का बोलेगा कि चार्ट का उपयोग बताइए, या चार्ट का हम क्यों यूज करते हैं। तो इसमें आप ये कह सकते हो कि चार्ट जो होता है वो पूरे के पूरे डाटा का एक ओवरव्यू दे देता है। अभी हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा ऐसे ही बता रहा हूं बस कि आपको समझ में आए कि चार्ट हमें पूरे डाटा का ओवरव्यू दे देता है। तो इसलिए हम चार्ट्स का यूज करते हैं। चलिए भाई बाबा, बाद में काम करेंगे। आइए जरा क्वेश्चन आंसर पे बात कर लेते हैं आपके पेपर के अंदर जो आने वाले हैं। सबसे पहले लिखा है, पहला ही क्वेश्चन भैया, क्लीन बोल्ड ना हो जाओ आप लोग, ध्यान से देखेंगे। अभी इसके अंदर काफी सारे फंक्शंस पढ़ने हैं हमें, तो हम क्वेश्चन के साथ पढ़ते हो जाएंगे, अदरवाइज ये थ्योरी क्लास इतनी लंबी हो जाएगी ना कि आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो क्वेश्चन के साथ ही करते करते सारी चीजें समझेंगे। लिखा है जानकारी प्रदान में, हाँ जानकारी प्रदान में चार्ट और ग्राफिक्स का क्या महत्व है। अभी मैंने आपसे बोला कि चार्ट के बारे में पूछेगा, पक्का पूछेगा। पहला क्वेश्चन ही आपको दे दिया यहाँ पर कि जानकारी प्रदान में चार्ट और ग्राफिक्स का क्या महत्व है। लिखा है चार्ट का महत्व। सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं। चार्ट द्वारा विभिन्न प्रकार के ग्राफ का उपयोग करके वर्कशीट में एंटर किए गए डाटा को विजुअल फॉर्मेट में प्रदर्शित कर सकते हैं। वाह, ये होती है एकदम लैंग्वेज, कितनी बढ़िया लैंग्वेज में बोला है कि चार्ट द्वारा, जो भी चार्ट है, मान लीजिए मैंने इसका चार्ट जो बनाया था, ये मैंने सेलेक्ट किया डाटा, और उसके बाद मैंने इंसर्ट किया और मैंने ये चार्ट लिया और मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो ये जो चार्ट है, अब ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि चार्ट द्वारा आप विभिन्न प्रकार के ग्राफ का उपयोग करके, विभिन्न प्रकार के ग्राफ, अभी मैंने आपको बताया था, बार चार्ट है, पाई चार्ट है, एरिया चार्ट है, ऐसे करके काफी सारे चार्ट्स हैं अभी।
तो हम चार्ट्स का उपयोग करके वर्कशीट में एंटर किए गए डाटा, ये वर्कशीट, ये मेरी वर्कशीट है जो मेरी पूरा खुला हुआ है, मेरी क्या है, वर्कशीट है। तो वर्कशीट के अंदर एंटर किए गए डाटा, जाओ भाई साइड में हो जाओ, हाँ, तो वर्कशीट में एंटर किए गए डाटा को मैं क्या कर सकता हूं, विजुअल फॉर्मेट में प्रदर्शित कर सकता हूं। विजुअल फॉर्मेट का मतलब होता है कि मैं देख के सिर्फ समझ जाऊं कि भाई किसका ज्यादा परसेंटेज है, या जो भी जिस टाइप का भी ज्यादा है, तो मैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को देख के ही मेरे को समझ में आ जाए। एग्जैक्ट तो नहीं समझ में आएगा, बट देख के ही मेरे को समझ में आ जाए। तो वही कह रहा है कि एंटर किए गए डाटा को विजुअल फॉर्मेट में प्रदर्शित कर देता है। ओके, चार्ट बनाने से पहले आपको वर्कशीट में डाटा एंटर करना होगा, हाँ ये कंपलसरी। अभी देखा आपने, चार्ट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बार बार अपने डाटा को सेलेक्ट कर रहा हूं। तो जब भी आपको चार्ट बनाना होगा तो आपको क्या करना है, अपने डाटा को पहले ही वर्कशीट में डाल के रखना होगा। तो वही लिखा है, चार्ट बनाने से पहले आपको वर्कशीट में डाटा एंटर करना होगा। फॉर्मेट किए हुए चार्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनेक प्रकार के होते हैं, या कॉलम से पाई चार्ट तक, या लाइन से सरफेस चार्ट तक हो सकते हैं। बोला ना कॉलम चार्ट, अभी जो मैंने खोल रखा है ये कॉलम चार्ट ही है, ठीक है, इसे बार चार्ट, कॉलम चार्ट या बार चार्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, अभी तो मुझे चार्ट छोला याद आ गया, चार्ट चार्ट बोल के, चलिए बाद में खाएंगे चार्ट, अभी हम ये चार्ट पढ़ लेते हैं। ये कॉलम से पाई चार्ट, पाई चार्ट अभी मैंने आपको दिखाया था, वही पाई चार्ट होता है, वो गोला पाई जैसा होता है ना, पिज्जा टाइप वैसा। ओके, ग्राफिक्स आर्ट का महत्व क्या होता है। ग्राफिक, अभी हम ग्राफिक भी यूज करेंगे इसके अंदर, बता देता हूँ, इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं ग्राफिक्स, ठीक है ना, तो उसके भी हम यूज करेंगे। तो ग्राफिक्स क्या है, लिखा है ग्राफिक्स आर्ट का महत्व। एक्सेल 2007 की ऑटोशॉप सुविधा आपको अनेक ज्यामितीय आकृतियों, एरो, फ्लो चार्ट, तत्व स्टार्ट में दिखाई देता हूँ आपको। ये देखिए इंसर्ट के अंदर ये ग्राफिक्स होते हैं, शेप्स खोला, ये देखिए काफी तरीके के एरो मिल जाएंगे आपको। ये आपको एक, ये तो लाइन एरो हो गया, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल है, ये हमारा सर्कल है, ओवल है मतलब, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, और ऐसे करके काफी सारे शेप है, सबके नाम लिखे हुए हैं। ये देखो एल्बो लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है हमारा एल्बो एरो, और ऐसे करके काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसके अंदर। तो ग्राफिक्स हम क्यों यूज करते हैं, क्या है, तो लिखा है एक्सेल 2007 की ऑटोशॉप सुविधा आपको अनेक ज्यामितीय आकृतियां, ज्यामितीय आकृतियां मतलब प्लस माइनस के भी साइन होते हैं, देखो दिखाऊं, कहाँ गया भाई, प्लस माइनस कहीं तो था तो, अच्छा ये तो रहा, हाँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। तो हमें क्या करता है, ग्राफिक्स क्या करता है, कई ज्यामितीय आकृतियां, एरो, फ्लो चार्ट, तत्व, स्टार्स तथा स्टार्स, देखो ये देखो स्टार भी होगा इसके अंदर, कहाँ गया, हाँ ये रहा नीचे इसके अंदर, ये देखो स्टार है, तो स्टार तथा कई और आकार बनाने की अनुमति देता है, ठीक है ना। और भी सारे आकार हैं, चाहो तो आप अपने मन से भी बना सकते हो, इस वाले चीज का यूज करके ऐसे करके बना लो अपने मन से, ऐसे करके यूं है, लो मैंने बना दिया, ऐसे करके आप कुछ भी बना भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा चार्ट का महत्व क्या है। चार्ट का महत्व इतना है कि आपके वर्कशीट के अंदर प्रस्तुत डाटा को विजुअल रूप में प्रदर्शित कर देता है वो, यही एक उसका एक महत्व है। और दूसरा मैं बात करूं आपकी ग्राफिक्स आर्ट्स का महत्व क्या है, तो ग्राफिक आर्ट्स एक ऑटोशॉप की सुविधा है जिसके अंदर हम काफी सारी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे ज्यामितियां, आकृतियां, एरो, फ्लो चार्ट, इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चार्ट के किन्हीं 5 भिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन करें। चार्ट के, आइए घटक समझ लेते हैं। घटक घटक घटक, इस चार्ट को पहले हटा देता हूं। हाँ अब ध्यान देंगे एक बार, ये मेरा मैंने सेलेक्ट किया, मान लीजिए केवल इतना डाटा मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं एक चार्ट ले लेता हूं, अच्छा सा चार्ट लेंगे एक, यहां से मैंने एक चार्ट उठा लिया इस तरीके का, ठीक है, तो ये मैंने उठा लिया। अब आप ध्यान से देखो एक बार, पहला वाला तो ये सत्यम का रिजल्ट है, जिसमें सत्यम के आपको मैथ्स के नंबर दिखाई दे रहे होंगे, मैथ्स के यहाँ पर है, मैथ्स के मतलब लगभग 40 से थोड़ा ऊपर है, ये देखो ये ग्राफ में लिखा हुआ है 40 साल का ऊपर है। लेकिन मान लो कि ऐसे तो मैं तुक्का लगा रहा हूं ना, मुझे थोड़ी पता है कि कितना नंबर है, मैं तो अंदाजे पे कह सकता हूँ, मुझे एक्यूरेट पता होना चाहिए कि ग्राफ देख के कि कितना है, तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर लिखा हुआ भी आए, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी अब मैं दिखाता हूं इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ऐड चार्ट एलिमेंट लिखा हुआ है, इस ऐड चार्ट एलिमेंट के अंदर हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं, है जी, है जी, हाँ। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर, आपको यहाँ पर सबसे पहले हम चार्ट के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, एक्सिस टाइटल्स।
एक्सिस का मतलब होता है, आपने 10th क्लास में तो पढ़ा ही होगा, जो हॉरिजॉन्टल होता है ना उसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ऐसे वर्टिकल होता है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो जो एक्स एक्सिस होता है उस एक्स एक्सिस का हम डाटा भी कुछ, जैसे एक्स एक्सिस का हम टाइटल दे सकते हैं, ध्यान देखो, जैसे, अरे हट जा मेरे भाई, हाँ ठीक है। अब ये देखिए, ये जो मेरा एक्सिस है नीचे, ये जो मेरा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर मैं इसका टाइटल कुछ भी दे सकता हूँ। जैसे कि मैं टाइटल दे दूं, यहाँ पर क्या दे दूं, स्टूडेंट, नीचे तो स्टूडेंट्स ही हैं तो स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, अरे लिखा नहीं, हाँ स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया, इस तरीके का मैंने टाइटल दे दिया। अब मैं चाहता हूँ साइड में भी टाइटल दे दूं मार्क्स का, ये सारे मार्क्स ही तो हैं जो मैंने ग्राफ बनाए, मार्क्स के ही बनाए, तो मैं चाहता हूँ इधर वाई एक्सिस पे भी हो, तो मैं अगेन आर्ट चार्ट एलिमेंट में जाऊंगा और एक्सिस टाइटल से क्या करूंगा, प्राइमरी वर्टिकल, वर्टिकल में मैं क्या डाल दूंगा, मार्क्स, मार्क्स गधा, ठीक है, डाल दिया मैंने मार्क्स। तो अब मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट्स लिखा आ गया और वाई एक्सिस पे मार्क्स लिखा आ गया। यानी कि मैं चार्ट के अंदर क्या चेंज कर सकता हूं, एक्सिस क्या लिखा हुआ है, एक्सिस टाइटल की मदद से मैं उसका हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक्सिस के टाइटल्स भी दे सकता हूं, ठीक है। अगला है चार्ट का टाइटल देना हो, यहाँ ऊपर लिखा है चार्ट टाइटल, तो मान लो यहाँ कुछ नाम लिखना हो, तो एक तो आप डायरेक्ट क्लिक करके भी लिख सकते हो, और दूसरा यहाँ ऐड चार्ट एलिमेंट से चार्ट टाइटल पे क्लिक करेंगे तो हम यहीं पर आ जाएंगे। तो अब हम चार्ट का टाइटल दे सकते हैं, तो अब कुछ भी दे दो आप, जैसे मैं क्या दे दूं, मैं लिख देता हूं ग्राफ ऑफ मार्क्स, ठीक है, लिख दिया मैंने ग्राफ ऑफ मार्क्स, मार्क्स का ग्राफ है ये, ठीक है ना। तो सिंपल आप चार्ट का टाइटल भी दे सकते हो उसके अंदर। उसके अलावा डाटा लेबल भी लगा सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि डाटा, यानी वही मैंने अभी आपसे क्या बोला था, मैंने बोला था मुझे इसके ऊपर लिखा हुआ चाहिए, लिखा हुआ इसके टॉप पे लिखा हुआ चाहिए कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितने मार्क्स है, ये कितने मार्क्स है, सारे सारे के सारे बार के ऊपर। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, देखिए सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ सेंटर के अंदर। अब देखो हर बार के ऊपर, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूंगा आपको दिखाई दे अच्छे से, बड़ा हो जाए भाई, अरे अरे बड़ा नहीं होगा, बड़ा हो, हाँ अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैं इसके अंदर क्या करूंगा, डाटा लेबल करूंगा, तो जैसे ही मान लो मुझे सेंटर में लिखना है, तो देखिए सभी के सेंटर में लिखा हो गया 45, 65, 86, 54, 67, इस तरीके से सभी का जितना भी डाटा है वो लिखा हुआ आ गया। मैं चाहता हूँ यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा आगे पीछे करते हैं, तो डाटा लेवल पे दोबारा आऊंगा, सेंटर पे नहीं, इनसाइड एंड, अंदर से इनसाइड से एंड पे होना चाहिए, तो देखो 45, 65 सबका लिखा हुआ आ गया इस तरीके से। यानी कि आप डाटा को लेबल भी कर सकते हो, डाटा टेबल, ठीक है। अब देखिए डाटा टेबल क्या होता है, हाँ जो आपका डाटा का टेबल, जो आपका ये जो बाहर डाटा मैंने वर्कशीट के अंदर डाटा बना रखा था, अभी मैंने जो भी डाटा बनाया था, उस डाटा को आप ग्राफ के अंदर भी चाहते हो तो वहां से इंसर्ट कर सकते हो। डाटा टेबल पे क्लिक करेंगे और लिखा है कि नो लीजेंड की, तो ये आ गया आपका जो मैंने वर्कशीट में उधर बना रखा है, वो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, ये देखो मेरा बन के रेडी हो गया। तो मेरे ग्राफ के साथ साथ क्या, मेरा डाटा भी दिखाई दे रहा है और ग्राफ भी दिखाई दे रहा है, दोनों देख सकते हैं एक साथ ही। और क्या कर सकते हैं, और हम इसमें लेजेंड भी यूज कर सकते हैं। लेजेंड का मतलब क्या होता है भाई, लेजेंड का मतलब बताता हूँ, एक सेकंड हट जान दो। आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है कि हमें जो ग्राफ के कलर होते हैं, तो वो कलर किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कहाँ लिखा होता है, वो नीचे कहीं साइड में लिखा होता है। जैसे मैथ ब्लू, जो ब्लू कलर है वो मैथ को रिप्रेजेंट करेगा, ग्राफ के अंदर लिखा होता है ना। अपने एसएसटी के भी अगर आप देखोगे, आप मैप्स वगैरह के ग्राफ होते हैं तो उसके अंदर नदियों को ब्लू से डिनोट किया होता है, हरे मैदान को ग्रीन से डिनोट किया गया होता है। तो ये जो होते हैं इन्हें लीजेंड कहा जाता है। मैथ जो है मैथ जो है वो ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी एसएसटी को ऑरेंज है शायद, साइंस जो है वो थोड़ा ग्रे है, और हिंदी जो है वो येलो है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लीजेंड्स होते हैं ना, ये लीजेंड हमें क्या करते हैं, ये हमारे ग्राफ के अंदर जो प्रेजेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके कलर को डिफाइन करते हैं, कलर को डिफाइन करते हैं। जो भी हमारा ग्राफ के अंदर जितने भी हमारे कलर्स होंगे उनको डिफाइन करता है लीजेंड। तो ये लीजेंड मान लो मुझे नीचे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर राइट साइड, या मुझे चाहिए लेफ्ट साइड, या मुझे चाहिए टॉप पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ऐड चार्ट को खोलूंगा, यहाँ पर मुझे लीजेंड दिखाई दिया, लीजेंड राइट साइड में चाहिए, मैंने राइट साइड क्लिक किया, चले जा, नहीं जाएगा, हाँ जाएगा जाएगा, देखो राइट साइड में चला गया, नहीं चला गया। टॉप पे चाहिए, टॉप पे चला गया, लेफ्ट चाहिए, लेफ्ट चला गया, ये देखो लेफ्ट आ गया यहाँ पर। तो लीजेंड मुझे जहां भी भेजना है वहां मैं भेज सकता हूँ, ठीक है। चलिए और भी है क्या कुछ, हाँ बहुत है। ग्रिड लाइन भी हम लगा सकते हैं। ग्रिड लाइन कुछ नहीं होता, पीछे की तरफ ना लाइंस आ जाती हैं, तो लाइंस ये देखिए इस तरीके से वर्टिकल
हॉरिजॉन्टल इस तरीके से। तो ग्रिड लाइन ज्यादा कुछ काम करेंगे, छोड़ो उसे, ठीक है ना। तो आइए जरा यहाँ पढ़ लेते हैं। चार्ट के किन्हीं 5 भिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन करें। चार्ट जो है इसके 5 घटक बताइए। हमने तो बहुत सारे घटक पढ़ लिए, हमको इसमें 5 बता देते हैं। पहला, चार्ट का शीर्षक। चार्ट का शीर्षक यानी टाइटल ऑफ चार्ट। पहला तो घटक ये हो गया। घटक का मतलब होता है कंपोनेंट, किन किन चीजों से मिलकर चार्ट बना है। तो सबसे पहले तो आप यहां से चार्ट के अंदर ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या है हमारे पास, ये हमारे पास चार्ट टाइटल है। यहां रखता हूं तो देखो लिखा रहा है चार्ट टाइटल। उसके बाद हमारे पास हमने क्या बनाया था, उसके बाद हमने ये बनाया लेजेंड, ये लेजेंड है। और कुछ नहीं बनाया। हाँ ये देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा था। तो ये क्या है हमारा एक्सिस टाइटल है। कौन सा एक्सिस है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। इसमें लिखा है एक्स अक्ष शीर्षक। शीर्षक जो एक्स अक्ष की डाटा को रेंज को दिया जाता है, जो एक्स एक्सिस की डाटा को रेंज को दिया जाता है उसे एक्स अक्ष शीर्षक कहते हैं। और जो वाई एक्स की शीर्षक को दिया जाता है उसे मार्क्स कहते हैं। तुमको क्यों परेशानी है भाई, चलिए ठीक है ओके। तो हमने यहां पर देख लिया एक्स अक्ष कैटेगरी और वाई अक्ष मान, ये वही डाटा रेंज होती है जिसका उपयोग डाटा सीरीज को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। वाई अक्ष मान क्या होता है, वही डाटा सीरीज होती है जो हमने पहले ले रखा होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, इसमें अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि आपको एक झटके में सारी चीजें समझ में आ जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहली दिक्कत ये है कि सब लोग प्रैक्टिकल तो कर नहीं सकते। तो हमारे पास जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। आपके पास खुद के पास भी होता आपके पास, तो शायद आपको और अच्छे तरीके से समझ में आता और पेपर आप अच्छे से कर पाते। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा आराम से टाइम लीजिए इस चीज को समझने के लिए। ज्यादा अगर आप हड़बाजी करेंगे ना कि भाई इतनी बड़ी वीडियो है नहीं समझ में आएगा, भाई 2-2 घंटे तुम्हारे पास रील देखने के लिए हैं, 1 घंटा पढ़ाई करने के सही पकड़े हैं नहीं है। 1 घंटे की वीडियो देख के ऐसा क्यों लगता है तुमको कि मतलब तुम्हें 30 मिनट के अंदर ही सारा चीज चाहिए, सारा कंटेंट नहीं मिलेगा। खिचड़ी बना के दे देते हैं जो लोग देते होंगे, समझ में आ रहा है। आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा किसी भी चीज को समझने के लिए। सोचो एक चैप्टर के लिए आपके मन में क्या आ रहा है कि 30 मिनट में काम हो जाए हमारा। एक चैप्टर है वो पूरा, काफी सारे फॉर्मूले फंक्शन डिस्कस करने हैं हमें। तो प्लीज टाइम भी थोड़ा देना सीखो। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है, ठीक है ना। आ जाइए, इसमें लिखा है डाटा को वर्कशीट में, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये वो है क्या बोलते हैं, चार्ट कैसे बनाते हैं। तो हमने चार्ट बनाना वैसे सीख लिया है, बट इसके अंदर देख लेते हैं। इसमें स्टेप लिखे हुए हैं। डाटा को वर्कशीट में प्रविष्ट करें, जो डाटा है उसे वर्कशीट में डालें। आइए पहले इन्हें हटा लें, हटो भाई, हट गया। सबसे पहले डाटा को वर्कशीट में डालें, तो मैंने तो पहले से डाल रखा है, ओके। अब क्या करना है, लिखा है अब डाटा रेंज को चयन करें। डाटा रेंज, वो रेंज तय करनी है जिसका मुझे डाटा चाहिए। तो मुझे यहां से लेके यहां तक का डाटा चाहिए, मैंने रेंज तय कर लिया। उसके बाद लिखा है इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, कर लेते हैं भाई, भरोसा है मुझे इसके ऊपर, ठीक है। फिर कह रहा है चार्ट समूह से चार्ट का प्रकार चुने। चार्ट समूह का है, ये रहा चार्ट, यहाँ देखो लिखा हुआ है चार्ट। यहां से मैं कोई भी चार्ट चुन सकता हूं, तो मैंने चुन लिया, इस बार ये चुनते हैं, तो मैंने ये चुन लिया, ठीक है, चुन लिया। फिर कह रहा है और भी कुछ करना है क्या, फिर कह रहा है चार्ट का उप प्रकार चुने और चार्ट का शीर्षक चुने। चार्ट का शीर्षक हम नहीं चुनेंगे, हम चुन लिए अभी थोड़ी देर पहले चुने थे ना, नहीं चुने थे जी, चुने थे। फिर भी चुन ले एक बार, लो चुन लेते हैं, आप कह रहे हो तो। ग्राफ ग्राफ ऑफ मार्क्स, ठीक है, तो हमने चुन लिया ग्राफ ऑफ मार्क्स। फिर कह रहा है चार्ट को शीर्षक देने के लिए चार्ट पर क्लिक करें। चार्ट को शीर्षक देने के लिए चार्ट पर हमने क्लिक कर दिया और दे भी दिया, पढ़ लेते हैं। लेकिन अब आप लेआउट टैब पर देख सकते हैं, लेआउट टैब पर क्लिक करें। देखिए हमारे पास लेआउट टैब नहीं है, हमारे पास उस लेआउट टैब का दूसरा नाम है चार्ट डिजाइन, कंफ्यूज मत होना। तो अगर आप चार्ट का, अगर क्वेश्चन या अगर आपके मन में ये डाउट है कि सर आप में चार्ट डिजाइन आ रहा है, इसमें लेआउट लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है। चार्ट डिजाइन लिखो, लेआउट लिखो, दोनों का मतलब सेम है। ये एडवांस वर्जन है, हम अभी जो एमएस एक्सेल की बात कर रहे हैं ये 2007 का वर्जन है, तो उसमें लेआउट लिखा आता था। तो अगर आप लेआउट भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लिखा है चार्ट को शीर्षक देने के लिए चार्ट पर क्लिक करें। अब आप लेआउट टैब में देख सकते हैं, लेआउट टैब पर क्लिक करें। तो ये हमने चार्ट डिजाइन पर क्लिक कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखा है लेबल समूह में उपलब्ध चार्ट टाइटल विकल्प चुनें। लेबल, लेबल कहाँ गया भाई, लेबल समूह में कहाँ है लेबल, ये रहा। लेबल समूह में उपलब्ध चार्ट टाइटल विकल्प चुने, चुन लेते हैं भाई कोई सा भी,
सेंटर चुन लेते हैं, सेंटर चुन लिया हमने। फिर लिखा है एक्स अक्ष को नाम दे। एक्स अक्ष को मतलब जो हमने अभी किया था ना, एक्स अक्ष का मतलब होता है लेटा हुआ, और वाई का मतलब सीधा। यमराज सीधे होते हैं, और एक्स, एक्स क्या, एक्स मतलब कुछ नहीं, मान लो एक्स लेटा हुआ है, एक्स मतलब मर गए, मरने वाला साइन होता है ना, तो जो एक्स होता है वो लेटा हुआ होता है, और वाई यमराज ऊपर लेके जाते हैं, और एक्स लेटा हुआ। कुछ भी याद करो ऐसे मतलब लगा के, पर याद होना चाहिए कि एक्स एक्सिस लेटा हुआ होता है और वाई एक्सिस सीधा होता है। तो नीचे वाले का जब हमें टाइटल का नाम देना होगा तो हम ऐड चार्ट एलिमेंट करेंगे, और एक्सिस टाइटल पे क्लिक करेंगे, और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों है हमारे पास, देखो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन कहता है भाई हमारा, कह रहा है निम्नलिखित का संक्षेप में वर्णन करें बार चार्ट और पाई चार्ट। पहले हमें बार चार्ट के बारे में पढ़ना है और फिर हमें पाई चार्ट के बारे में जानना है। लिखा है बार चार्ट व्यक्तिगत आइटमों के बीच तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो बार चार्ट होता है ना, वो व्यक्तिगत आइटमों के बीच तुलना करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बार चार्ट बनाने के लिए डाटा को वर्कशीट की रो और कॉलम में व्यवस्थित होना चाहिए। बार चार्ट बनाने के लिए या कोई भी चार्ट बनाने के लिए आपका वर्कशीट में डाटा उपलब्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपका चार्ट नहीं बनने वाला। क्योंकि भाई चार्ट देखो, चार्ट क्या करता है, अभी हमने चार्ट की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि वो डाटा जो आपका पहले से डाटा है उसको विजुअल रूप में प्रदर्शित करता है, यही बोला था ना। तो भैया डाटा ही नहीं होगा तो चार्ट कहां से बनेगा। कैसे बनी, कैसे बनी, डाटा बिना चार्ट कैसे बना। गाना सुना आपने, नहीं सुना होगा, छोड़ो, मेरा गाना है तो क्या नाचो मैं। चलिए, तो भैया कैसे बनी, तो बनी ऐसे कि आपको सबसे पहले डाटा डालना पड़ेगा, बिना डाटा का आपका नहीं बनेगा भाई ग्राफ। तो बार चार्ट में आपको क्या करना है, लिखा है कि वर्कशीट रो और कॉलम में व्यवस्थित होना चाहिए। आपका जो डाटा है वो वर्कशीट और के रो और कॉलम में व्यवस्थित होना चाहिए, बिल्कुल एकदम बढ़िया से। फिर लिखा है बार चार्ट, तो ये हो गया हमारा। पाई चार्ट क्या कहता है, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति को सापेक्षिक अनुपात या पूर्ण में किसी वस्तु का कितना योगदान है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया लिखा है इसके अंदर। लिखा है इसके अंदर कि किसी भी चीज के अंदर किसी चीज का कितना योगदान है वो पाई चार्ट दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने पाई चार्ट में पाई चार्ट में आपको बताता हूं हम कहां देखते हैं पाई चार्ट हम देखते हैं फूड कॉम्पोनेंट के अंदर। जबकि मैगी है ना, तो मैगी में मान लीजिए हट हट हट, अरे अरे हटता नहीं है जी। अच्छा ये दबा हुआ था ना। देखिए मान लो कि मैं यहां लिख देता हूं मैदा जो है वो 30%। 30% का साइन कहां है जी, ये खो गया। हुल्ली हुल्ली साजना धीरे धीरे बालमा ओ हो हम नहीं लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। अगला मैदा के अलावा मान लेते हैं उसमें गाजर भी है, कैरेट, इंग्लिश मीडियम कैरेट। उसके अलावा उसमें क्या है, गार्लिक है, लहसुन भी है। कोई डिश है मतलब उसमें मैदा है, कैरेट है, गार्लिक है, और क्या है, और धनिया को क्या बोलते हैं, कोरिएंडर। ये तो बहुत टफ नाम हो गया, ये नहीं लिखेंगे, चिली लिखते हैं, चिली। ठीक है, हरा मिर्च के बिना, अरे प्याज तो छूट ही गया भाई। हाँ जी, तो ये हमने तैयार कर लिया। रेसिपी नहीं बता रहा बाबू, आपको पाई चार्ट में एक चीज समझा रहा हूँ, यहाँ पाई चार्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो मान लीजिए 30% मैदा है, उसके बाद उसमें हमने कैरेट जो है वो हमने 10% डाला है, और गार्लिक है वो भी 10% डाला है, चिली जो है वो कितना डालें, वो भी 10% डाल देते हैं, और प्याज भाई मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है तो मैं कितना डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ 40 पूरा ऑल ओवर, तो टोटल 100 हो गया। अब इस डाटा का मुझे पाई चार्ट बनाना है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया डाटा। चार्ट बनाने से पहले डाटा सेलेक्ट करें, और डाटा के बाद इंसर्ट टैब में जाएं, ये रहा मेरा पाई चार्ट, इसको क्लिक करूंगा और ये मैंने दे मारा। देखिए भाई, ध्यान से देखिए इस चीज को। सबसे पहले मेरा मैदा, यहाँ पर मैदा ब्लू से डिजाइन हो रहा है, और ब्लू आपको चार्ट देखते ही समझ में आया कि नहीं आया कि सबसे इस चार्ट के अंदर सबसे ज्यादा ब्लू वाले की बात करी गई है। इससे आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, सबसे ज्यादा। अच्छा मैंने तोड़ दिया इसको, हाँ, तो सबसे ज्यादा इसमें किसकी बात हुई है, ब्लू वाले की। इसको साइड में करते हैं थोड़ा सा। सबसे ज्यादा किसकी बात हुई है, ब्लू वाले की हुई है। चलो भाई आप भी अपनी अपनी जगह पे जाओ,
ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमने किसकी बात करी है, ब्लू वाले की बात करी है। आपको ये देखते ही पता चल गया, कैसे पता चल गया, चार्ट की मदद से। तो चार्ट हमारे डाटा को विजुअली कितना इजी तरीके से समझा देता है। सबसे ज्यादा हमने मैदा यूज किया है, कितना मैदा यूज कर दिया भाई हमने, तो हमने मैदा यूज किया है 30%। तो ये देखिए 30% का इतना हिस्सा दिखा रहा है कि टोटल का 30%, तो वही लिखा है कि किसी वस्तु का कितना योगदान होता है वो हमें कौन सिखाता है, पाई चार्ट। इसमें दिख रहा है ना आपको, सबसे कम योगदान ये है, देखो ये पतला वाला दिखाई दे रहा है, क्या है ये रेड कलर किससे डिफाइन हो रहा है, कैरेट। कैरेट हमने कितना दिया है, 10%। अच्छा, हमारा कैरेट और जो गार्लिक और चिली है ये तीनों लगभग सेम साइज के हैं, ये तीनों कितने हैं, सेम साइज के हैं। तो पाई चार्ट क्या करता है, किसी चीज का किसी चीज के अंदर कितना योगदान होता है उसी को हम पाई चार्ट मतलब कह सकते हैं, पाई चार्ट की उपयोगिता प्रदर्शित करना होता है। उसमें पाई चार्ट बहुत उपयोगी है। पाई चार्ट में केवल एक ही डाटा सीरीज का उपयोग किया जाता है, हाँ एक ही डाटा सीरीज। अब ध्यान से देखो, पाई चार्ट बनाते समय मैंने एक ही डाटा सीरीज बनाई है, ये देखो इसी चीज का मैंने यूज किया, 30 10 10 10 40, बस, और कुछ यूज नहीं किया। और नहीं करना है आपको, पाई चार्ट बनाते समय हमें एक ही सीरीज होगी, इतनी बड़ी चीज का पाई चार्ट नहीं बन सकता। बोलो तो बना के दिखाता हूँ, ये देखो, इसको कट करेंगे, हट जा भाई, हट जा हट जा हट जा, ध्यान दो, इतनी बड़ी चीज है, मैंने क्या बोला था एक ही सीरीज का होगा। अब मैं इतनी सारी सीरीज एक बात में सेलेक्ट कर लूं, कर लिया, अब मैं इसका पाई चार्ट बनाने जाऊं, ये मुझे किसी एक चीज का ही पाई चार्ट बना के देगा, नहीं देगा सभी का। ये देखो पाई चार्ट पे क्लिक किया और ये मैंने क्लिक कर दिया, ध्यान दो, ये कौन सा वाला बना दिया मैंने, कहाँ गया, डाटा को सिलेक्ट करते हैं, एक सेकंड बाबू, हाँ इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पाई चार्ट, ये देखो, ये देखिए इसने मुझे क्या दिया है, सत्यम 10th ब्लू वाला, ये मेरा है। तो टोटल का मेरा कितना, मतलब पाई चार्ट जब आप इस तरीके से बनाओगे ना, अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये पाई चार्ट देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, पाई चार्ट के अंदर आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर पा रहे हो कि सत्यम के सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, कि ये ब्लू वाला कौन है, शिवम है, हाँ शिवम के ज्यादा नंबर आए हैं, कुछ डिफाइन नहीं हो रहा है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कहने का मतलब पाई चार्ट जब भी हम यूज करते हैं तो हमें हमें हमेशा एक ही रेंज सेलेक्ट करनी होती है, इसीलिए पाई चार्ट का हमेशा यूज एक ही रेंज के लिए होता है। पाई चार्ट को हम बहुत सारी चीजों के लिए नहीं यूज कर सकते, उसके लिए हम कॉलम चार्ट हो गया, उसी को बार चार्ट कहते हैं, या एरिया चार्ट हो गया, या लाइन चार्ट हो गया, इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है पाई चार्ट में केवल एक ही डाटा सीरीज का उपयोग किया जाता है। डाटा बिंदुओं की छोटी संख्या पाई चार्ट को अधिक प्रभावशाली बनाती है। सामान्यतः एक पाई चार्ट में अधिकतम 5 या 6 डाटा बिंदुओं की छोटी संख्या पाई चार्ट को बिंदु या डाटा स्लाइस होने चाहिए। हाँ वेरी गुड, पाई चार्ट देखो इतना सा सर्कल तो आने वाला है पाई चार्ट के अंदर, उसमें आप 100 चीजें थोड़ी बना दोगे कि उसी में दिखे भी ना, एकदम पतला 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 पतला, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो पाई चार्ट बनाते समय उसके अंदर हम मैक्स टू मैक्स 6 से 7 ही चीज डाल सकते हैं हम लोग। मैंने भी आपको यहाँ देखो कितनी चीजें डाली है, 5 चीज, मैदा, कैरेट, गार्लिक, चिली, ऑनियन, बस 5 ही चीज डाली है मैंने। तो जब भी आप पाई चार्ट यूज करेंगे तो उसके अंदर आपका जो रेंज होगा वो 6 से 7 ही तक होना चाहिए, इससे ज्यादा संख्या नहीं बढ़ाना है आपको। तो इसे चार्ट को समझने में कठिनाई होती है। हाँ इसमें लिखा है अगर आपने बढ़ाया तो इससे चार्ट को समझने में क्या होगी, कठिनाई होगी। साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है कि पाई चार्ट में उपयोग की जाने वाली संख्या धनात्मक होनी चाहिए। वेरी गुड, पाई चार्ट में यूज करने वाली संख्या धनात्मक होनी चाहिए। मतलब आप जो संख्या डाल रहे हो, जैसे ऑनियन के अंदर मैं 40 लिख रहा हूं, तो मैं -40 अगर लिख दिया, या सॉरी माइनस अगर 40 लिख दिया, तो पाई चार्ट बनाते समय वो ऋणात्मक चीजों, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, नेगेटिव नंबर को वो कैलकुलेट ही नहीं करता, वो उसे ऑटोमेटिक पॉजिटिव बना के कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है ना, तो पाई चार्ट बनाते समय एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, आपके योर डाटा शुड बी पॉजिटिव नंबर। ओके, ठीक है ना, आपका डाटा क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए, ना कि एक नेगेटिव। नेगेटिव को ऋणात्मक कहते हैं। तो वही लिखा है कि उपयोग की जाने वाली संख्या धनात्मक होनी चाहिए। यदि कुछ ऋणात्मक संख्याएं हैं तो वो स्वतः धनात्मक संख्याओं में परिवर्तित हो जाएंगी, वो खुद ही क्या हो जाएंगी, धनात्मक बन जाएंगी, मतलब पॉजिटिव बन जाएंगी। तो इस समय क्या समझ में आया, बार चार्ट और पाई चार्ट के बारे में हमें समझ में आ गया कि बार चार्ट और पाई चार्ट को कैसे उपयोग किया जाता है और कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा बैक करो, दोबारा ध्यान से सुनो इस चीज को। अगला, चार्ट फॉर्मेटिंग टूल बार किन्हीं 4 गुण को सूचीबद्ध करिए। चार्ट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है उसके अंदर छेड़छाड़ करना, उसे फॉर्मेट मतलब बढ़िया से एकदम डेंट पेंट करके उसको एकदम ललन टाप बना देना, एकदम सुंदर लगे देखने में। तो चार्ट फॉर्मेटिंग टूल बार किन्हीं 4 गुणों को सूचीबद्ध कीजिए। सबसे पहले आप मेरे साथ बात करिए, चार्ट बनाते समय हमने चार्ट टाइटल दिया था, तो एक तो वो हो गया, हाँ एक तो वो हो गया। उसके बाद हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष
एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है ना। तो इनका नाम भी दिया था, तो एक्स अक्ष का शीर्षक और वाई अक्ष का शीर्षक, एक तो ये हो गया। अभी देखता हूं इसमें सारे नहीं लिखे पर मेरी तरफ से बताओ, इसमें जो लिखे हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। पहला लिखा है लेजेंड का स्थान कैसे बदले। हाँ लेजेंड का मैंने अभी बदल के दिखाया था, लेजेंड का पहले नीचे था, फिर मैंने राइट कर दिया, फिर लेफ्ट कर दिया। तुम मुझे पता हो तुम गुड़ गोबर करोगे, नहीं दिखाऊंगा। तो ये देखो ध्यान से, ये देखो ये जो नीचे है इसे ही तो लेजेंड कहते हैं। तो इस लेजेंड को मैं चाहूं तो राइट में ला सकता हूं। कहाँ गया भाई लेजेंड, ये रहा, राइट में आ गया। चाहूं तो टॉप पे ला सकता हूं, ला दिया। चाहूं तो लेफ्ट में ला सकता हूं, ला दिया। बॉटम में चाहूं तो वापस बॉटम में आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो लेजेंड से हम क्या कर सकते हैं, लेजेंड का स्थान कैसे बदले, लिखा है लेआउट टैब पर क्लिक करें। हमारे पास चार्ट डिजाइन है, लेआउट नहीं है, तो हम चार्ट डिजाइन पर क्लिक करेंगे। फिर लिखा है उसके बाद लेबल्स ग्रुप में उपलब्ध लेजेंड विकल्प पर क्लिक करें। लेबल्स ग्रुप, ये सारे ग्रुप्स हैं लेबल्स ग्रुप। लेबल्स ग्रुप के अंदर अब लेजेंड दिखाई देने वाले स्थान पर चयन करें, और जहां पर भी मुझे इनसाइड बेस या जहां पर भी मेरे को चाहिए मेरा लेजेंड, सॉरी ये रहा लेजेंड। लेजेंड मुझे राइट पे चाहिए, टॉप पे चाहिए, लेफ्ट पे चाहिए, बॉटम में चाहिए, जहां भी चाहिए वहां में इसे स्थानांतरित कर सकता हूं। ओके, डाटा लेबलों का स्थान परिवर्तन कैसे करें। अरे अभी तो बताया, अच्छा डाटा लेवल का नहीं बताया। तो डाटा लेवल के लिए ये देखिए ये लिखा है डाटा लेवल यहाँ पर। तो डाटा लेवल पे क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ लेआउट पे आना है, मतलब आपके बुक के अकॉर्डिंग इसे लेआउट कहते हैं, चार्ट डिजाइन नहीं कहते। तो लेआउट पे आना है, लेआउट पे आपको डाटा लेवल पे क्लिक करना है। डाटा लेवल पे क्लिक करके आपको डाटा सेंटर में चाहिए, इनसाइड एंड चाहिए, इनसाइड बेस चाहिए, आउटसाइड एंड चाहिए, डाटा कॉल आउट चाहिए, मतलब पूरा एकदम दिखना चाहिए बड़े बड़े अक्षरों में। तो इस तरीके से आप, तो आपका डाटा जो दिखाई देना चाहिए विजिबल, उसी को डाटा लेबल कहते हैं, मतलब लेबल होके आए वो ऊपर, ठीक है। तो डाटा लेबलों का स्थान परिवर्तित कैसे करें, लेआउट टैब पर क्लिक करें, सबसे पहले लेआउट पर क्लिक करें। उसके बाद लेबल्स ग्रुप में उपलब्ध डाटा लेबल विकल्प पर क्लिक करें। तब डाटा लेबलों को प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट का चयन करें। आप कहीं से भी चयन करिए, इनसाइड एंड क्लिक कर दिया, ये आपका डाटा ध्यान से देखो आ गया। इसे बड़ा कर देता हूं, ठीक है, बड़ा हो जा भाई, हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हमारे हो गए दो फॉर्मेट के बारे में, हमने फॉर्मेटिंग कर दी। काफी सारी आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हो कि हम इसमें चार्ट का शीर्षक बदल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है, लेजेंड कुंजियों के साथ या उसके बिना चार्ट के साथ डाटा टेबल को कैसे दर्शाएं। लेआउट टैब पर क्लिक करके उसके बाद लेबल्स ग्रुप में उपलब्ध डाटा टेबल विकल्प पर क्लिक करें। अब डाटा टेबल को प्रदर्शित करने के लिए स्टाइल का चयन करें। सिंपल, सेम वही चीजों को कह रहा है कि डाटा लेबल्स को कैसे कर सकते हैं, जो हमने पिछले चार्ट में समझा है। ग्रिड लाइन को कैसे छिपाएं, जो ग्रिड लाइन आ जाती है उसको कैसे छिपाएं। तो लिखा है ग्रिड लाइन इनको कहते हैं, इसके आपको चार्ट के अंदर ये देखो पीछे जो लाइन दिखाई दे रही है ये ग्रिड लाइन है। तो इसको कैसे छिपाएं, ऐड चार्ट एलिमेंट में आओ, ये रहा ग्रिड लाइन। इस ग्रिड लाइन में आप यहाँ पर आइए, मेजर हॉरिजॉन्टल गायब, पूरा का पूरा गायब। यहाँ नीचे आ गया प्राइमरी मेजर वर्टिकल, ऊपर एकदम गायब। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको ऐड चार्ट एलिमेंट में आना है, ग्रिड लाइन के अंदर आना है। ग्रिड लाइन के अंदर पहला प्राइम मेजर हॉरिजॉन्टल ऐसे क्लिक करना है, सारा गायब। कोई दिक्कत है क्या? वेरी डेंजरस हो गया, ठीक है ना। इसमें पढ़ लेते हैं एक बार। लेआउट टैब पर क्लिक करें, एक्सेस ग्रुप में ग्रिड लाइन विकल्प पर क्लिक करें और उसके बाद प्राइमरी वर्टिकल ग्रिड लाइन का चयन करें, ठीक है। प्राइमरी वाला जो पहला वाला मैंने किया था वही प्राइमरी यूज करना है आपको। अब उपलब्ध विकल्पों से उचित स्टाइल का चयन करें, और उपलब्ध विकल्पों में उचित स्टाइल जो भी आपको उचित आपके मन के अकॉर्डिंग है वो आप कर सकते हो। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मौजूदा फाइल में से अपनी वर्कशीट में फोटो या ग्राफिक्स किस प्रकार डालेंगे। भाई मौजूदा फाइल है मेरी, ये मेरी मौजूदा फाइल, मौजूदा माशूका लग रहा है थोड़ा, लेकिन नहीं, हमारी मौजूदा फाइल है। इस मौजूदा फाइल के अंदर क्या बोला है मेरे को, क्या करना है, कह रहा है फोटो या ग्राफिक्स किस प्रकार डालेंगे। भाई फोटो डालना है, तो आपको क्या करना है, इसे पढ़ने से पहले यहां ध्यान दो। इसके वर्कशीट में आपको फोटो डालनी है, आप इंसर्ट पे क्लिक करो, ये रहा पिक्चर, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। तो इस पिक्चर पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन पिक्चर या आपके डिवाइस में होगी तो आप डिवाइस से निकाल लेना। ऑनलाइन पिक्चर, मान लो मुझे जानवर चाहिए मेरे को, तो मान लो जानवर, जैसे तुम हो बेटा उल्लू, तो ये लो मैंने उल्लू पे क्लिक किया और ये कर दिया इंसर्ट। ये देखो गधा, अरे अरे
इधर आ, ये देखिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ भाई इंसर्ट, हमारे ऊपर रिबन पे इंसर्ट लिखा हुआ है, उस इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, पिक्चर के आइकन पे क्लिक करेंगे और ये हमने खोल लिया। समझ में आया नहीं आया? तो आइए जरा इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है फाइल में चित्र डालना या उसका संपादन करना, किसी विद्यमान फाइल से चित्र, फोटो या ग्राफिक्स डालने के लिए निम्नलिखित चरण का पालन करें। चरण क्या है? इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, जी करा था हमने। उसके बाद क्या करें? चित्र समूह से अभिशिष्ट चित्र क्लिक करें। तो चित्र समूह कहाँ गया? ये रहा। इससे हमें अभिशिष्ट चित्र पर क्लिक करना है। फिर लिखा है चित्र की लोकेशन से चित्र को चुनिए और एंटर दबाए या इंसर्ट बटन पर क्लिक करें। चित्र का दिखावट आवश्यक परिवर्तित करने के लिए किसी भी ग्रुप समूह का उपयोग करें। मतलब कह रहा है कि इसके अंदर आप ऑनलाइन पिक्चर के अंदर जाके ऑनलाइन पिक्चर के अंदर जाके किसी भी चीज का क्लिक करके आप ले सकते हो। तो हमें ले लिया है हमने उल्लू का, ये ले लिया हमने उल्लू, ठीक है ना। एक्सेल शीट पर चित्र प्रदर्शित हो जाएगा। हो गया भाई एक्सेल शीट पर चित्र प्रदर्शित। उसके बाद कह रहा है फॉर्मेट टैब को उसके रिबन के साथ सक्रिय करने के लिए पिक्चर पर क्लिक करें। पिक्चर पे आप क्लिक करोगे तो आप पिक्चर फॉर्मेट पे चले जाओगे। चले गए, पिक्चर फॉर्मेट पे आ गए हम लोग। अब कह रहा है जैसे कि एडजस्ट पिक्चर स्टाइल और अरेंज और साइज प्रदर्शित होंगे। इसके अंदर हम कुछ चीजें भी कर सकते हैं। हम इसमें बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। आइए जरा बैकग्राउंड के, अरे 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 ये भाई खतरनाक हो गया कुछ ज्यादा ही। मार्क एरिया टू कीप, भाई इसको रखना है भाई, इसको रखो। हाँ, जैसे जितने एरिया का आपका बैकग्राउंड नहीं रिमूव करना है, अब आपको मतलब एडिटिंग टाइप का हो गया थोड़ा सा। आपको अपने फोटो के अंदर जो भी करना है वो एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ऐसे है बड़ा मस्त, ये खतरनाक है जो भी है। इतना दूर का ऐसे करके, इतना दूर का मुझे, अच्छा भाई ये देखो क्या बनाया मैंने। ये देखो मेरे जैसा इंसान होगा ना तो मेरे को 2 दिन में कंपनी से निकाल देंगे। ये ऐसा उल्लू बना दिया मैंने। लेकिन छोड़ो, हमें उससे क्या लेना देना। हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमें अपना इंसर्ट कैसे करना है। पिक्चर को इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट के बाद हमें पिक्चर पे आना है। पिक्चर के बाद हमें ऑनलाइन पिक्चर या दिस डिवाइस पे क्लिक करना है। अगर डिवाइस के अंदर है तो दिस डिवाइस क्लिक करो, ऑनलाइन पिक्चर निकाल दिया, ऑनलाइन क्लिक करो। यहाँ पर आप सर्च करके भी पिक्चर निकाल सकते हो। ये ऊपर आपको आएगा सर्च बिंग, इस पर आप कुछ भी पिक्चर सर्च करिए आपका आ जाएगा। चलिए बैक करते हैं, आगे चलते हैं। तो कुछ भी कहो, पिक्चर तो कमाल की बनाई है मैंने। आइए, लिखा है निम्न के बीच मुख्य अंतर बताइए, कॉलम चार्ट और बार चार्ट। भाई हैं? अरे कॉलम चार्ट और बार चार्ट, ये तो नया सुनने में आ गया। कॉलम चार्ट और बार चार्ट बाबू दोनों वैसे एक ही होते हैं। देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको, इंसर्ट पे देखो, इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, ये देखो लिखा आ रहा है इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट। तो कॉलम बार चार्ट एक ही होते हैं। आइए पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस भी बताया है। लिखा है इस प्रकार के चार्ट का उपयोग, मतलब कॉलम चार्ट पहले पढ़ेंगे। इस प्रकार के चार्ट का उपयोग विभिन्न श्रेणियों के मानों की तुलना करने के लिए किया जाता है। ये निर्धारित मापदंडों पर समान श्रेणी के डाटा का विश्लेषण करने के लिए बहुत प्रभावशाली परिणाम प्रदान करता है। वेरी गुड। जो डाटा आपको दिया है ना उसका बहुत ही प्रभावशाली परिणाम देता है कौन? कॉलम चार्ट। बार चार्ट व्यक्तिगत आइटम के बीच तुलना करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बार चार्ट बनाने के लिए डाटा को वर्कशीट की रो और कॉलम में व्यवस्थित होना चाहिए। रो और कॉलम में तो डाटा को व्यवस्थित होना ही चाहिए, चाहे चार्ट बनाओ, चाहे कॉलम बनाओ, चाहे तुम समोसा बनाओ, कुछ भी बनाओ। समोसा नहीं, मतलब कोई भी ग्राफ बनाओ, उसमें आपका क्या होना चाहिए? डाटा प्रविष्ट होना चाहिए आपके वर्कशीट के अंदर। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, कहां गया अगला क्वेश्चन? कह रहा है ऑटोसम की विशेषता क्या है। अरे अरे ऑटोसम नहीं बताया ना मैंने आपको। आइए ऑटोसम देख लेते हैं एक बार। चलो भाई उल्लू बाबा आप जाइए। ऑटोसम क्या होता है? देखिए मान लीजिए मुझे 60 और 40 को प्लस करना है, तो एक ऑटोसम एक और नाम की व्यवस्था है। आइए दिखाता हूँ, ये लिखा ऑटोसम। आपको ऑटोसम क्लिक करना है और ये कुछ ज्यादा ही क्लिक हो गया। आपको इन दोनों को जोड़ना है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करो और ऑटोसम पे क्लिक कर दो। ये देखो 20 लिखा आ गया, नहीं आ गया यहाँ पर। अब बोलोगे सर ये तो पहले से लिखा हुआ था, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब दिखाता हूँ, आपको इनको सेलेक्ट करना है जिनको आपको प्लस करना है और यहाँ ऑटो सम पे आना है। सम हो गया, 60 और 40 100 होता है, प्लस हो गया, सिंपल। इसी तरीके से आप इसमें सम निकाल सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, काउंट नंबर, एवरेज निकाल के दिखाऊं।
इसको डिलीट करो, इसको सेलेक्ट करो, ऑटो सम में आओ, एवरेज क्लिक कर दो 50, सिंपल। तो एवरेज भी निकाल सकते हो इस तरीके से आप, इनका एवरेज 50 ही होगा, 60-40 प्लस करके 100 से 60-40 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 50 आता है। तो एवरेज भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ऑटो सम मतलब एक तरीके से फंक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करना, तो आप यहाँ से इस तरीके से बिना फंक्शन फॉर्मूला के डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इन दोनों में मैक्सिमम बताना है, 60 और 40 में से मैक्सिमम कौन है, तो पता है 60 है, बट आपको करना क्या है, सेलेक्ट करना है, ऑटो सम में आना है, मैक्सिमम पे क्लिक करना है। तो अच्छा ये मैंने पहले से हटाया नहीं ना, यहाँ पर डिलीट, 60 और 40 को क्लिक करना है, और मैक्सिमम ये रहा, तो 60 मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम हमारा 60 आ गया। तो इस तरीके से ऑटो सम भी काम करता है। आइए पढ़ते हैं ऑटो सम विशेषता क्या है तथा इसे लागू कैसे कर सकते हैं। लिखा है ऑटो सम विशेषता द्वारा सेल के मानों का योग किया जा सकता है, मतलब जोड़ा जा सकता है। इसे करने के लिए चरण है, सेल पर क्लिक करें। देखिए ऑटो सम से सिर्फ योग ही नहीं किया जा सकता, ऑटो सम से हमने अभी देखा कि हम इसमें से एवरेज निकाल सकते हैं, ऑटो सम की मदद से हम सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, काउंट नंबर कर सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम और भी मोर फंक्शंस है। तो योग करना सिर्फ नहीं, योग भी कर सकते हैं, एवरेज भी निकाल सकते हैं, सब लिख लेना। तो लिखा है सेल पर क्लिक करें, सेल पर क्लिक कर लीजिए, कर लिया। फॉर्मूला टैब का चयन करें, फॉर्मूला टैब में गए, फिर कह रहा है फंक्शन लाइब्रेरी समूह को ऑटो सम पर क्लिक करें। फंक्शन कहाँ है भाई, फंक्शन लाइब्रेरी पे, और अच्छा यहाँ पर भी ऑटो सम, अच्छा ऑटो सम यहाँ पर भी है, होम पे भी है, यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करें, ऑटो सम आ गया, हमारा फॉर्मूला आ गया। सम का चयन करें, एंटर दबाएं, एंटर दबाओ। अच्छा अभी मैंने 2 को क्लिक नहीं किया ना, चलिए बाय बाय, डिस्टर्ब नहीं, ठीक है। तो क्या करना है हमें, ऑटो सम का यूज क्यों करते हैं हम लोग, ऑटो सम का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों का जो ऐड हो जाए, जो भी आपको सेल, आप जितना भी रेंज अगर आप शूट कर रहे हो, जितना भी रेंज है आप उतना कवर करोगे, उस रेंज को आप ऐड करना चाहो या उसका एवरेज निकालना चाहो, वो सब आप कर सकते हो ऑटो सम की हेल्प से, ठीक है। आइए चार्ट, बस 2-3 क्वेश्चन और है, बस खत्म। चार्ट के आकार को कैसे बदला जा सकता है। चार्ट के आकार को बदलने के लिए, भाई चार्ट का आकार बदलना इतने इजी क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, वैसे आपके बुक के ही हैं, इजी नहीं है। चार्ट इंसर्ट पे आते हैं, चार्ट का आकार बदलना है। मैंने ये चार्ट बना लिया, कहाँ गया मेरा चार्ट, ये मैंने चार्ट बना लिया, इसके आकार को बदलना है मेरे को। तो आपको सिंपली इसके चार्ट के आपको टॉप पे आना है, इसके चार्ट को आप ऐसे पतला कर सकते हो, देखो कितना पतला कर दिया, और छोटा करना है, और ऐसे करके और लो, बिल्कुल ही छोटा हो गया, दिख ही नहीं रहा अब तो, और छोटा करना है, ये लो भाई, खत्म ही हो गया, दिखाई दे रहा है। तो चार्ट के साइज को आप छोटा कैसे कर सकते हो, इसमें पढ़ लेते हैं। लिखा है चार्ट के आकार को बदलने के लिए उसके बॉर्डर पर क्लिक करें, चार्ट के आकार को बदलने के लिए उसके बॉर्डर पर क्लिक करना है आपको। आकार परिवर्तित करने के लिए 8 काले हैंडल में से किसी भी ड्रैग करें, उसके अंदर टोटल 8 काले हैंडल होते हैं, दिखाऊं, अब तो भैया ये छोटा तो हो गया, हाँ ये देखिए 8 काले हैंडल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हैंडल है। तो 8 हैंडल में से किसी भी हैंडल पे क्लिक करना है आपको। हैंडल चार्ट के आकार को समानुपात में बदलते हैं, जबकि लाइन किनारे बने हैंडल चार्ट को उसकी दिशा में खींचते हैं, ठीक है। जो साइड में है वो उसको खींच भी सकते हैं, अंदर की तरफ भी ला सकते हैं, और जो ऊपर वाले हैं उसकी लंबाई को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला और फंक्शन पर एक नोट लिखें। एक्सेल वर्कशीट में उपयोग जानकारी निकालने में और डाटा का कुशलता पूर्वक उपयोग करने में वर्कशीट के फंक्शन बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। वर्कशीट के डाटा से परिणामों की गणना करने के लिए, परिणामों की गणना का मतलब गिनती करें उसकी, फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। फॉर्मूला अभी हमने कितने सारे यूज किए। यदि डाटा में कुछ परिवर्तन किया जाता है तो यह फॉर्मूला अपने आप ही बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के अपडेट किया गया परिणाम की गणना करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले को अपडेट कर दें हम तो। एक्सेल 2007 में एक नई विशेषता दी गई है जिसके द्वारा तालिकाओं यानी टेबल पर कार्य करते वक्त आप कॉलम के नाम का उपयोग फॉर्मूलों में कर सकते हैं। इस विशेषता के कारण उपयोगकर्ता फॉर्मूलों को आसानी से पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है, फॉर्मूले को आप इजीली पढ़ सकते हो, जो भी आप फॉर्मूला, जैसे मैंने ये 317 जो लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूले से निकाला है, क्लिक करो, ये देखो ये फॉर्मूला लिखा है ऊपर, इक्वल टू सम ब्रैकेट E5 to I5, समझे।
तो फॉर्मूला हम इजीली पढ़ भी सकते हैं। फॉर्मूला में निम्नलिखित कोई भी एक सभी तत्वों का प्रयोग किया जा सकता है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वही लिखा हुआ है। इसकी शुरुआत इक्वल टू चिन्ह से होगी, गणितीय ऑपरेटर यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज होंगे, प्लस माइनस सारे, सेल का संदर्भ यानी रेंज और नाम सेल का, टेक्स्ट का मान टेक्स्ट या फिर वैल्यू हमें डालनी पड़ेगी, जो मैंने सम डाला था वो सारी चीजें, वर्कशीट से संबंधित फंक्शन जैसे कि जोड़, सम या औसत एवरेज निकालते समय हमें ये लिखना होता है। ठीक है, सिंपली। तो फॉर्मूला और फंक्शन पे एक नोट लिखना होगा, तो ये बहुत प्यारा नोट है, ये लिख के आ जाना। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, वीडियो समाप्त करते हैं। लिखा है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के बनाने के चरण। भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन है। स्मार्ट दिखाता हूं आपको, एक सेकंड। स्मार्ट आर्ट बनाना है आपको, तो इंसर्ट लिखा है, इसका चरण क्या है, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, ये रहा इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, इलिस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें, ये मेरा स्मार्ट आर्ट, ये रहा स्मार्ट आर्ट पर क्लिक किया। उसके बाद आपको यहाँ पर काफी सारे स्मार्ट आर्ट, आपको फूड चेन याद है, बचपन में हमने फूड चेन करी थी एक, जिसमें एक मगरमच्छ होता है, फिर ऐसे करके वो दूसरी चीज को खाता है, फिर वो दूसरी चीज को खाता है, फिर ऐसे करके, तो उसे हम फ्लो, बचपन में क्या कहते हैं, वो एक टाइप का फ्लो चार्ट था। ठीक है ना, तो वो स्मार्ट आर्ट, हम काफी सारी चीजें, यहाँ साइकिल पे क्लिक करके मान लो मैंने ऐसे कर लिया, तो ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा स्मार्ट आर्ट बन गया। पहले पे मैं लिख सकता हूँ, पहले पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ ऐसे करके, फिर दूसरे पे मैं कुछ और लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, ये स्मार्ट आर्ट हो जाता है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, लिखा है इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, सबसे पहले हमें कहाँ आना है, इंसर्ट टैब पे आना है। उसके बाद लिखा है इलिस्ट्रेशन ग्रुप में स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें, स्मार्ट ये रहा, स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करें। अब एक श्रेणी चुनिए, इनमें से कोई भी आपको श्रेणी चुनना है, प्रोसेस, हायरार्की, मैट्रिक्स, ऐसे करके पिरामिड, कोई भी आपको चुनना है। अब आप डाटा को एंटर कर सकते हैं, कोई भी चुन के, मैंने ये चुन लिया ना, हाँ, तो जैसे मैंने ये चुन लिया, तो इसमें मैं कोई भी डाटा अपना डाल सकता हूँ, लिखा है इसके अंदर। अब आप डाटा को एंटर कर सकते हैं। मान दर्ज करने के लिए उस घटक पर क्लिक करें जहां टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ एंटर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ क्लिक करके ऐसे करके डाल दूंगा, तो इसी चीज को स्मार्ट आर्ट कहते हैं। तो इस तरीके से आप अपना आंसर बहुत अच्छी तरीके से भाई लिख के आ सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो आपकी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट हाँ, कोई भी चीज में अगर कोई डाउट होता है, छोटा मोटा भी, हल्का फुल्का, मुझे लगता है कि आपको पीछे जो ग्राफ हमने पढ़ा है उसमें डाउट होगा, एक बार रिमाइंड करके वीडियो को दोबारा देखना, ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। आपके और शायद 2 चैप्टर बच चुके हैं सिलेबस के अंदर, तो कोशिश करेंगे इसको भी बहुत जल्दी हम कंप्लीट करने के लिए। और फिनिश भाई, आज का तो कोटा पूरा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, सी यू।